तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं HTML को स्टार्टिंग से लेके एंड तक। अब ये पहला वीडियो है वेब डेवलपमेंट की बूट कैंप का। अब ये वेब डेवलपमेंट का बूट कैंप क्या है, मैंने आप लोगों को बताया भी नहीं था इस चीज़ के बारे में। इसके अंदर क्या होगा कि हम लोग हर एक टॉपिक से रिलेटेड वन शॉट वीडियो अपलोड करेंगे हमारे चैनल पर, जिसके थ्रू आप लोग हर एक टॉपिक को समझ पाओगे सेपरेटली और आप लोगों की एक नॉलेज बिल्ड हो पाएगी वेब डेवलपमेंट के ऊपर। तो वेब डेवलपमेंट का पूरा बूट कैंप रहने वाला है। इसके अंदर हम लोग CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, वेब सर्वर्स, इस सारे टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं। एंड ये सारी वीडियोस आपके 3 से 4 दिनों के टाइम स्पैन में रिलीज होती रहेंगी। तो आप लोग अगर चाहते हो एक वेब डेवलपर बनना, तो आप लोग आज से इस वाले कोर्स को स्टार्ट कर सकते हो फॉलो करना, एंड यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। तो अगर आप लोग चाहते हो इंटर्नशिप्स या जॉब्स को क्रैक करना, तो आप इस वाली वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना और इस वाले कोर्स को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फॉलो जरूर करना अगर आप लोग एक अच्छे वेब डेवलपर बनना चाहते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जो सबसे पहला काम हम लोग करने वाले हैं वो रहेगा एक एडिटर को डाउनलोड करना। अब एक एडिटर क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली कोड करते हैं। अब वो एडिटर का काम क्या होता है, हमारे उस कोडिंग के प्रोसेस को ईजी करना। तो हम इस वाले कोर्स के हम लोग यूज़ करने वाले हैं विजुअल स्टूडियो कोड। आप लोग और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, जैसे कि कुछ लोग नोटपैड में करना पसंद करते हैं, बट इस कोर्स के लिए हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करने वाले हैं। अगर आप लोगों को चाहिए सबलाइम टेक्स्ट यूज़ करना है आप लोगों को, तो आप लोग सबलाइम टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ अ रियली नाइस एडिटर एज वेल। तो अगर आप लोग एक विंडोज़ के यूज़र हो तो आप लोग इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, एंड जो भी एक इंस्टॉलेशन प्रोसेस रहेगा उसको फॉलो करके आपका जो भी विजुअल स्टूडियो कोड है वो डाउनलोड हो जाएगा। अभी मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ तो मैं मैक वाले वर्जन को डाउनलोड करूँगा। अभी यहाँ पे 2 वर्जन्स होते हैं, एक तो रहता है आपका जो भी एप्पल के लैपटॉप्स पहले आते थे, और अब जो M1 चिप वाले आने लगे हैं तो उनके लिए आप लोगों को एप्पल सिलिकॉन वाला डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, इसके लिए मैं आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सो लेट्स मूव ऑन विद द फर्स्ट टॉपिक ऑन HTML। तो हम लोगों ने विजुअल स्टूडियो कोड को तो डाउनलोड कर ही लिया है, अभी हम लोगों ने इसको ओपन किया है। अभी सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, एक फोल्डर क्रिएट करना है जिसके अंदर हम लोग HTML का कोड राइट करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, या फिर हम लोग यहाँ पे जाके फाइल पे जाके ओपन फोल्डर पे क्लिक कर देंगे। अभी यहाँ पे हम लोगों को एक फोल्डर सेलेक्ट करना है। आप लोगों को आप लोग एक नया फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो। मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ यूट्यूब ट्यूटोरियल के नाम से, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक नया फोल्डर क्रिएट कर लिया, उसके बाद मैं इसको ओपन पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मैंने इस फोल्डर को ओपन कर लिया। तो जो सबसे पहला स्टेप हमारे लिए इस केस में रहेगा वो रहेगा एक index.html नाम की एक फाइल क्रिएट करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे और index.html नाम की एक फाइल क्रिएट करेंगे। सो इस वाली फाइल के अंदर हम लोग जो भी हमारा HTML का कोड रहेगा वो हम इस वाली फाइल के अंदर लिखेंगे। तो अगर आप लोगों ने थोड़ा सा बेसिक पहले से कोडिंग अगर देखी है तो आप लोगों को पता होगा कि इतना सारा प्रोसेस कैसे हम लोग करते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप हम लोग यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं वो रहेगा एक एक्सक्लेमेशन मार्क डालना। अब एक एक्सक्लेमेशन मार्क डालने से क्या होगा, एक हमारे पास एक बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा। तो बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है, जब हम एंटर हिट करेंगे तो हमारे पास ये फॉलोइंग कोड आ जाएगा हमारे पास। तो ये एक बेसिक HTML कोड है और आप घबराइए मत, मैं इस वाले कोड के थ्रू पूरा वॉक थ्रू करने वाला हूँ, तो आप लोग को ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो भी आपका एक HTML का बेसिक कोड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है इस वाले कोड के अंदर, वो रहेगा कि सबसे पहले आप लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम चेंज करके अपना नाम डाल दो, बेसिक सा। यहाँ पे आप लोगों ने अपना नाम डाल दिया। उसके बाद ये वाली चीज़ों को आप टोटली इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पे ये बेसिकली डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे पास जो भी मेटा कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं हमारे पास वेबसाइट की, वो यहाँ पे चीज़ें डिफाइन होती हैं। हम लोग जैसे आगे जाके बूटस्ट्रैप यूज़ करने वाले हैं, हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे डिफाइन की जाती हैं एज अ लिंक। तो वो सब चीज़ों के बारे में आप लोग टेंशन अभी मत लो, हम लोग बाद में इस चीज़ को कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बॉडी में एक सिंपल टेक्स्ट लिखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो अभी हम टेक्स्ट लिखते हैं एज अ प्रोग्रामर, वो होता है हेलो वर्ल्ड। तो होता है ये, हम आप लोगों को अपना नाम डालना, आप लोग अपना नाम भी डाल सकते हो। हम लोग करेंगे सेव। तो अभी हमने जिस फाइल में कोड किया है, हम लोग उस वाली फाइल को देखेंगे कि हम लोगों ने इसमें क्या कोड किया। तो हम लोग इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसको हम करेंगे रिवील इन फाइंडर। अभी आपका रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर आएगा अगर आप लोग एक विंडोज़ मशीन यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपली इस फाइल पे डबल क्लिक करना है एंड आपका जो ये फाइल है वो खुल जाएगा। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा गया एंड हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुल रहा। अभी जो हमने तनिष्क डाला था, जो भी आप लोगों ने अपना अपना नाम डाला था, वो यहाँ पे शो होता है। तो अभी जो हम लोगों ने सीखा कि यहाँ पे अगर हम लोग जो यहाँ पे नाम डालते हैं वो टाइटल के अंदर जो भी हम यहाँ पे नाम डालते हैं वो हमारा यहाँ पे शो होता है यहाँ पे। और जो भी चीज़ हम लोग बॉडी टैग के अंदर डालते हैं वो सब चीज़ें हमारी यहाँ पे एज अ बॉडी डिक्लेयर हो जाती हैं। तो हम लोग यहाँ पे एज अ बॉडी इस चीज़ को डिफाइन कर देते हैं। तो जो हमारा टाइटल टैग रहता है, इसके अंदर हमारी जो भी हेडिंग रहती है, जो भी हमारी यहाँ पे डिस्प्ले होती है, वो चीज़ें हमारे टाइटल टैग के अंदर डिफाइन की जाती हैं। और जो भी हेड के अंदर, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, हम लोगों ने इसको हेड टैग के अंदर रैप किया। तो जो भी हमारी मेटा इन्फॉर्मेशन और जो भी हमारा टाइटल रहता है वो सब हमारा हेड टैग के अंदर रहता है, जिसके अंदर हम लोग एक टाइटल डिफाइन करते हैं
और जिसके थ्रू हमारा जो भी टाइटल रहता है वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो अगर आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों को यहाँ पे कुछ एक सेपरेट चीज़ डिफाइन करनी है, जैसे कि अगर आप लोगों को यहाँ पे अगर आप लोगों ने एक अमेजोन नाम की वेबसाइट बनाई है और यहाँ पे आप लोग डिस्प्ले करना चाहते हो जैसे amazon.in, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं एक अमेजोन नाम की वेबसाइट पर जाता हूँ, तो सिंपली आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे अभी इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन शॉपिंग साइट इन इंडिया। तो अगर आप लोगों को चाहिए यहाँ पे कुछ लिखना है तो आप लोग टाइटल टैग के अंदर डालोगे और वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखने लग जाएंगी। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इस डॉक टाइप के बारे में। अब डॉक टाइप क्या है, अभी इस चीज़ को हम यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, तो डॉक टाइप HTML से हम क्या डिफाइन कर रहे हैं कि हम लोग एक HTML फाइल यहाँ पे क्रिएट की हुई है हम लोगों ने, एंड दिस इज़ यूजिंग HTML5। तो अगर हम लोगों को अगर हम ये चीज़ यहाँ पे लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग HTML5 का यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ HTML। अगर आप लोग HTML का यूज़ करना, सिंपल HTML का यूज़ करना चाहते हो तो आप लोग इस चीज़ को यहाँ पे नहीं लिखोगे, बट वी आर यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML विच इज़ HTML5, दैट्स वाई वी आर राइटिंग दिस थिंग ओवर हेयर। और उसके बाद आता है हमारे पास HTML टैग। अब HTML टैग के अंदर हमारी पूरी वेबसाइट लिखी जाती है। अगर आप कहीं पर भी कोड करोगे HTML के अंदर तो सबसे पहले आप लोगों को उस पूरी चीज़ को HTML टैग के अंदर रैप करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग कोड लिख पाओगे। उसके बाद हमारा आता है बॉडी टैग। अब बॉडी टैग के अंदर हम जो भी हमारी चीज़ें रहती हैं, मेन सारी चीज़ें वो खुद लिखते हैं। अब बॉडी टैग के अंदर हमारे पास बहुत सारे टैग्स आते हैं, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, उन सारे टैग्स के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम लोग इस चीज़ के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को इतना बॉयलर प्लेट कोड जो भी है समझ में आ गया होगा। दिस इज़ द मेन बॉयलर प्लेट कोड जो कि आपको हर बार लिखना पड़ेगा अगर आप लोग एक HTML की फाइल क्रिएट करोगे। तो इतना आप लोगों को अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ लीव अ थम्स अप, क्योंकि इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा एक चेंजेस करके देखते हैं। हेलो वर्ल्ड तनिष, मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट जो भी ऐड कर दिया। उसके बाद मैं इस फाइल को सेव करूँगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गूगल क्रोम पे जाएंगे एंड यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं, बट व्हेन वी रीलोड इट हम लोगों को तब वो चेंज दिखता है कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड तनिष हो गया। बट अगर हमें कुछ एक बड़ी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग बार बार तो रीलोड करेंगे नहीं इस चीज़ को, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वो हम करेंगे एक एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है लाइव सर्वर। अब लाइव सर्वर नाम की ये एक्सटेंशन है, वो HTML जो भी डेवलपर्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अगर आप लोगों को चाहिए कि आप लोग बार बार रीलोड ना करना पड़े तो इस वाली एक्सटेंशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अब ये जो हमारी एक्सटेंशन है वो डाउनलोड हो चुकी है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा ये वाली यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लोग गो लाइव पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे। अब इससे क्या होगा, हमारा एक सर्वर स्टार्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे जो भी हम चेंजेस करेंगे ना वो सारे यहाँ पे डायरेक्टली डिस्प्ले होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस आपको करके दिखाऊँ, हेलो वर्ल्ड तनिष गर्क कर दूँ मैं इस चीज़ को, एंड यहाँ पे मैंने सेव किया है एंड आई विल नॉट रीलोड इट ओवर हेयर। सो फिर भी यहाँ पे सॉरी जो भी सारे चेंजेस हैं हमारे वो भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अगर आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों को बार बार रीलोड ना करना पड़े तो आप लोग इस वाली एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हो। अब हम लोगों ने बेसिक जो भी स्ट्रक्चर है कोड का वो समझ लिया है, हम लोगों ने एक्सटेंशंस डाउनलोड कर लिए हैं एंड अब टाइम आ गया हमारा जो भी बेसिक टैग्स रहते हैं HTML के बारे में उनके बारे में सीखने के लिए। तो सबसे पहला टैग जिसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं वो रहेगा H1 टैग। अब H1 टैग क्या होता है, एक हेडिंग टैग होता है जिसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6 के अंदर। तो अगर आप लोगों को चाहिए हेडिंग्स के ये साइजेस होते हैं, तो सबसे बड़ा H1 होता है, उसके बाद छोटा छोटा होते हुए H6 होता है। तो अगर आप लोगों को चाहिए कि जो भी साइजेस के अंदर आप लोगों को डिफाइन करनी है सारी चीज़ों को, तो आप लोग H1 से लेके H6 के बीच में यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड नाम का टेक्स्ट डालते हैं H1 के अंदर एंड लेट्स सेव इट एंड सी कि क्या चेंजेस आते हैं। अभी ये हेलो वर्ल्ड नॉर्मल टेक्स्ट जो हमने डाला था उससे बहुत बड़ा आ रहा है, तो दिस इज़ लाइक द H1 टैग। अभी मैं आपको H1 से लेके H6 के अंदर डिफरेंस दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वाले जो भी टेक्स्ट है उसको सारे को कॉपी कर लेंगे। तो उसको कॉपी करने के लिए मैंने शॉर्टकट बनाया हुआ है, उसको शॉर्टकट को यूज़ करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आप लोगों को जाना है कीबोर्ड शॉर्टकट्स के अंदर। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है कॉपी लाइन डाउन, और उसके बाद जो भी आपका आप लोग कॉन्फ़िगर करना चाहते हो उसको यहाँ पे एडिट करो और यहाँ पे जो भी आपका शॉर्टकट आप लोग डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हो। तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक है। तो अगर आप लोगों को VS कोड यूज़ करना है आगे फ्यूचर में तो आप लोग इस वाले शॉर्टकट को यहाँ पे अभी क्रिएट कर लो, उसके बाद आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। उसके बाद यहाँ पर मैं H2 कर दूँगा इस चीज़ को, इसको H3 कर दूँगा, H4, H5, H6। अब आप लोग नोटिस किया होगा कि मैंने यहाँ पे ये चीज़ को चेंज किया एंड ये वाली चीज़ ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। ये नॉर्मली नहीं होती है। अगर आप लोगों को ये चीज़ चेंज करनी है तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन होती है ऑटो रीनेम टैग करके। तो मैंने इस वाली एक्सटेंशन को डाउनलोड किया हुआ है ऑटो मतलब पहले से ही। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो अभी यहाँ पे ये वाली जो एक्सटेंशन है ऑटो रीनेम टैग, मैंने इसको पहले से डाउनलोड किया है।
तो अगर आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों के जो भी टैग्स है वो ऑटोमेटिकली रीनेम हो जाए, तो आप लोग इस वाले एक्सटेंशन को डाउनलोड कर सकते हो। और इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बहुत सारी एक्सटेंशंस के बारे में भी बात करेंगे, जिसके थ्रू आपकी जो भी लाइफ है बहुत ज़्यादा आसान हो जाने वाली है। तो इस वाली वीडियो को एंड तक जरूर देख के जाना, आप लोगों को बहुत सारी एक्सटेंशंस भी मिलने वाली हैं। उसके बाद हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को डिफाइन कर दिया, H1, H2, H3, H4, H5, H6 हम लोग सेव करेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे H1 जो भी सबसे बड़ा है, उसके बाद H6 तक चीज़ें छोटी होती जा रही हैं। तो दिस इज़ द हेडिंग टैग। हम लोग यहाँ पे H1 से लेके H6 तक जो भी साइजेस डिफाइन कर सकते हैं, एंड हम लोग आगे जाके फ़ॉन्ट साइजेस भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम लोगों को और बड़ा साइज़ चाहिए, हम लोगों को और छोटा साइज़ चाहिए, या फिर हम लोगों को एक बीच में साइज़ चाहिए, तो हम लोग वो चीज़ें भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को इंपॉर्टेंस दिखानी है अपनी वेबसाइट के अंदर, अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी जो एसईओ के अंदर बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं, ये सारी चीज़ें, तो अगर आप लोग चाहते हो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ डिक्लेयर करनी है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ डिफाइन करनी है, तो आप लोग H1 टैग का यूज़ करते हो। उसके बाद जो भी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है H2 के अंदर डालते हैं। उसके बाद उसका फॉन्ट साइज़ वगैरह हम लोग कन्फिगर करते हैं, ताकि अगर जो भी हमारा जो गूगल है उसको पता चल सके कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारी H1 के अंदर लिखी गई है। तो अगर आप लोग एक वेब डेवलपर बनोगे ना, तो आप लोगों के लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद रहेगी आगे जाके। उसके बाद जो दूसरा टैग है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, वो रहेगा एक P टैग। P टैग का मतलब क्या होता है, जिसका नाम होता है पैराग्राफ टैग। अब पैराग्राफ टैग का मतलब ये होता है कि अभी जो जैसे हम लोगों ने H1 टैग लिखा है यहाँ पे, अभी इस चीज़ को हम लोग एक पैराग्राफ के अंदर भी लिख सकते हैं। पैराग्राफ से क्या होगा, अभी जो ये चीज़ हमने बाहर लिखी थी ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको पैराग्राफ में कन्फिगर कर देता है इस चीज़ को। अगर मैं इसकी चीज़ को सेव करके दिखाऊं, तो अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इस चीज़ को वो पैराग्राफ ले रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि टेक्स्ट को डिफाइन करना, एक रैंडम टेक्स्ट को डिफाइन करना, तो आप लोग पैराग्राफ टैग के अंदर डालोगे इस चीज़ को। तो अगर आप लोग जैसे अगर आप लोगों ने यहाँ पे अगर डिव के अंदर भी डालोगे तो वो भी रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोगों को उसकी स्टाइलिंग करनी है, अगर आप लोगों को उसको चाहिए कि टेक्स्ट लाइन सेंटर करना है, इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, या फिर इसका कुछ भी इस फ़ॉन्ट को थोड़ा सा फ़ॉन्ट वेट इंक्रीज़ करना है इस वाले फ़ॉन्ट का, तो आप लोग वो सारी चीज़ें एक P टैग के अंदर डाल के ही कर पाओगे, या फिर आप H1 या H6 टैग के अंदर डाल के ही कर पाओगे। तो अगर आप लोगों को टेक्स्ट की कन्फिगरेशंस करनी है, तो आप उस वाले टेक्स्ट को P टैग के अंदर डालोगे, या फिर H1 से लेके H6 टैग्स के अंदर किसी के अंदर डालोगे। अगर आप लोगों को उसकी कन्फिगरेशंस नहीं करनी है, या फिर उसकी सिर्फ अलाइनमेंट वगैरह चेंज करनी है, तो आप लोग डिव टैग के अंदर भी इसको डाल सकते हो। तो ये था हमारा P टैग। अब P टैग के अंदर हम लोग बहुत सारी कन्फिगरेशंस कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, हम लोग इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसका साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग एक बार थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ करके देखते हैं। अगर मैं इसका जो भी फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक स्टाइल टैग करके एक स्टाइल एट्रीब्यूट होता है, तो मैं यहाँ पे स्टाइल करके एंटर हिट करूँगा, एंड उसके बाद मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। अब मुझे यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करनी है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मुझे इंक्रीज़ करना है इसका फ़ॉन्ट साइज़। तो मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ लिखूँगा, एंड उसके बाद जो मेरे पास फ़ॉन्ट साइज़ मुझे इंक्रीज़ करना है, सपोज़ कीजिए मुझे यहाँ पे 80 पिक्सल्स करना है इस वाले फ़ॉन्ट साइज़ को। अब पिक्सल्स एक यूनिट होती है यहाँ पे साइज़ इसके रिलेटेड। ये वाली सब चीज़ें आप लोगों को CSS के अंदर भी सिखाई जाएंगी, बट यहाँ पे एक आपको एक रैंडम ओवरव्यू मिल रहा है। अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं भी आ रही हैं, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आप लोग इस वाले स्टेप को स्किप भी कर सकते हो। पर यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कि आप लोगों को अगर स्टाइलिंग देनी है, तो अगर आप लोग, तो फिर आप लोगों को P टैग ही यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी अगर मैंने यहाँ पे इसको फ़ॉन्ट साइज़ को 80 पिक्सल्स कर दिया है, उसके बाद मैं इसको सेव करूँगा, तो उसके बाद आप लोगों को दिखेगा कि यहाँ पे इस वाले टेक्स्ट का जो भी साइज़ है कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर आप लोगों को साइज़ इंक्रीज़ करना है, ये सारी चीज़ें करनी है, तो P टैग के अंदर उसको रैप करना है। उसके बाद उसको जो भी स्टाइलिंग्स वगैरह है वो सब चीज़ें यहाँ पे दे सकते हो आप, या फिर एक सेपरेट स्टाइल शीट क्रिएट करके उसको CSS फाइल क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को CSS सीखनी है, तो इस वाले कोर्स को एंड तक ज़रूर देखना, उसके बाद आप लोगों के पास CSS की वीडियो भी आएगी जल्दी ही। अभी हम लोगों ने सीख लिया है P टैग के बारे में, जो कि है पैराग्राफ टैग, एंड हम लोगों ने हेडिंग की पूरी फैमिली के बारे में भी सीख लिया है कि इसके क्या क्या कन्फिगरेशंस रहती हैं, हम लोगों को क्या क्या चीज़ सीखने की ज़रूरत है। अभी आई थिंक हम लोगों को सीखना चाहिए BR टैग्स के बारे में। अब BR टैग्स कौन से टैग्स होते हैं, अगर हम लोगों को एक लाइन ब्रेक देना है, जैसे कि अगर सपोज कीजिए मुझे यहाँ पे H1 और H2 के बीच में थोड़ा सा गैप चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे BR टैग लगा दूंगा। अब BR टैग से क्या होगा, यहाँ पे इनके बीच में एक थोड़ा सा गैप आ जाएगा। अगर मैं इस फाइल को सेव करके आप लोगों को दिखाऊँ, तो यहाँ पे बड़े वाले हेलो वर्ल्ड और छोटे वाले हेलो वर्ल्ड के बीच में थोड़ा गैप आ गया। अब ये वाला गैप BR टैग की वजह से आया। BR टैग का मतलब होता है ब्रेक लाइन। तो ब्रेक लाइन की वजह से ये वाली जो पूरी लाइन है वो सारी इस वाले को कन्फिगर
बी आर टैग ने ले ली एंड जो भी इसके नीचे वाली टैग है वो इसके नीचे शिफ्ट हो गया। तो अगर आप लोगों को एक पूरी लाइन का स्पेस देना है या फिर कुछ भी चीज़ देनी है तो आप लोग बी आर टैग का यूज़ करोगे। अब अगर आप लोग HTML पेज क्रिएट कर रहे हो तो बी आर टैग आप लोगों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैग रहने वाला है। सो कीप दिस इन माइंड। तो अगर आप लोगों ने चीज़ को नोटिस किया हो कि ये हेलो वर्ल्ड और तनिष जो है वो दोनों अलग अलग लाइन में क्यों आए हैं, ये दोनों सेम लाइन में क्यों नहीं है, तो ये चीज़ हुई है ब्लॉक की वजह से। अभी जो H1 टैग है, जो भी हमारे पास जो भी हेडिंग की फैमिली है और जो P टैग्स है वो सारे ब्लॉक टैग्स हैं। अब ब्लॉक टैग्स कौन से टैग्स होते हैं, जो कि पूरा एक ब्लॉक का स्पेस लेते हैं। इनको कोई भी एक इनलाइन में नहीं आ सकते ये चीज़, इनको हम एक पूरा ब्लॉक लेना होता है। तो अगर हमें चाहिए कि इनलाइन में वो चीज़ आए तो हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है एक स्पैन टैग। अब स्पैन टैग का क्या होता है, स्पैन टैग के लिए हम लोगों को सिंपली ये स्पैन टैग लिखना होता है। उसके बाद मैं सेम चीज़ यहाँ पे लिखूँगा हेलो वर्ल्ड, उसके बाद मैं इसको कॉपी करके नीचे लिख दूंगा एंड इसके अंदर मैं कर दूंगा तनिष, हेलो वर्ल्ड तनिष। अब मैंने सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है। अगर आप लोगों को चाहिए मैं स्टाइलिंग भी सेम ही रख देता हूँ यहाँ पे, सो दैट इट इज़ मच क्लियरर टू यू, कि आप लोगों को डिफरेंस देखने में आसानी हो जाए। तो मैंने यहाँ पे जो भी स्पैन टैग है वो यहाँ पे लिखा है एंड जो आप लोगों को पैराग्राफ टैग है, आप लोगों को इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखने को मिलेगा अभी। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे कि यहाँ पे एक पूरा स्पेस एक पैराग्राफ टैग ने लिया हुआ है और दूसरे वाले में भी पूरा स्पेस एक पैराग्राफ टैग ने लिया हुआ है। बट अगर हम लोगों ने एक स्पैन टैग का यूज़ किया तो स्पैन टैग से क्या हुआ कि वो जो चीज़ है वो पूरा ब्लॉक का स्पेस नहीं लेती, वो चीज़ उतना ही स्पेस लेती है जितनी कि उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर उसका हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट का साइज़ इतना है तो वो इतना ही स्पेस लेगी, वो पूरा स्पेस नहीं लेगी, वो सिर्फ इतना स्पेस लेगी और उसके बाद जो भी एलिमेंट आएगा वो उसके नेक्स्टली प्लेस हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को चाहिए कि अगर आप लोगों को वो सब चीज़ें नेक्स्ट प्लेस करनी है तो यहाँ पे इस वाले टैग का आप यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं ए टैग के बारे में। अब ए टैग का मतलब क्या होता है, उसका नाम होता है एंकर टैग। अब एंकर टैग से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोगों को लिंक देना है हमारी वेबसाइट के अंदर कि इस वाले लिंक पे क्लिक करके हम लोग एक दूसरे वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएं, या फिर इस वाले लिंक पे क्लिक करने के बाद हम लोग एक दूसरे वेबसाइट के मतलब इसी वेबसाइट के सेम पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएं, तो हम लोगों को वो चीज़ करने के लिए हम लोगों को एंकर टैग का यूज़ करना पड़ता है। अब एंकर टैग बेसिकली एक लिंक टैग होता है जिसके थ्रू हम लोग एक दूसरे पेज पे नेविगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसको डिक्लेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ए टैग का यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम लोगों को एक टेक्स्ट डालना होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक लिंक नाम का टेक्स्ट डाल देते हैं जिसके थ्रू जो ये लिंक है वो एक मतलब जो ये लिंक नाम का टेक्स्ट है वो एक लिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जिस वेबसाइट पे आप लोगों को इसको भेजना है उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसका रेफ डालेंगे, रेफरेंस डालेंगे। अब href से हम लोग उस चीज़ का उस वेबसाइट का लिंक डालेंगे यहाँ पे कि अगर हमको सपोज़ कीजिए यहाँ पे अगर मुझको इस लिंक पे क्लिक करके एक यूज़र को google.com पे भेजना है तो मैं यहाँ पे उस google.com का लिंक डालूंगा। तो उसको डालने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक href नाम से एक एट्रीब्यूट है, यहाँ पे href को एट्रीब्यूट दूंगा जिसको मैं दूंगा यहाँ पे मैं गूगल की वेबसाइट का लिंक दूंगा। अब आप लोगों को अगर लिंक डालना आता है तो आप लोग यहाँ पे ऐसे करके भी डाल सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं आता है फॉर द सेक ऑफ द यूज़र्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार हम लोग यहाँ पे google.com पे जाएंगे, google.com पे। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके Ctrl+C करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे आके सिंपली इस वाले लिंक को पेस्ट कर देना, कर दिया इतना। उसके बाद आप लोगों को सेव करना है एंड उसके बाद अगर आप लोग अपनी वेबसाइट पे जाओगे जो हम लोगों ने बनाई है, आप लोगों को दिखेगा यहाँ पे यार अलग सा ही दिख रहा है, यहाँ पे एक अंडरलाइन आ गई है और ये ब्लू कलर का क्यों दिख रहा है, तो ये होता है एक लिंक टैग। अभी जैसे हम लोगों ने पहले पैराग्राफ टैग्स वगैरह पढ़े थे, ये बिहेवियर तो इसका सेम ही होता है, लेकिन अगर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग google.com पे चले जाएंगे। सो दिस इज़ रियली नाइस। अगर आप लोगों को टैग्स वगैरह के बारे में सीख रहे हो ना अभी आप लोग, तो यहाँ पे अगर आप लोगों को चाहिए कि अगर आप लोग नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओ, यहाँ पे अगर आप लोगों को अपनी वेबसाइट पे से दूसरे पेज पे भेजना है तो आप लोग इस वाले टैग का यूज़ करोगे हमेशा। तो आई थिंक आप लोगों को अभी तक इतना तो समझ में आ गया होगा कि H1 के थ्रू हम लोग हेडिंग्स डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद हम लोगों को BR टैग्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग स्पेसिंग दे देते हैं, हमारे पास लाइन का पूरा लाइन का स्पेस दे देते हैं, ये पूरा एक ब्लॉक ले लेता है पूरा स्पेस के तौर पर। इसके बाद जो भी दूसरी चीज़ होती है वो नेक्स्ट ब्लॉक में शिफ्ट हो जाती है। तो अगर आप लोगों को BR टैग नहीं समझ में आता तो अब अभी अगर आप लोगों को समझ में आ गया, दिस इज़ रियली नाइस। उसके बाद हमारे पास होता है P टैग। अब P टैग के अंदर हम लोग नॉर्मल टेक्स्ट जैसे भी हमने यहाँ पे लिखा है तो वो हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। उसके अंदर हम लोग स्टाइलिंग दे सकते हैं अगर आप लोगों को चाहिए। आप लोग इस वाले पार्ट को अभी छोड़ सकते हो क्योंकि ये वाला पार्ट जो CSS के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से कवर अप होगा। उसके बाद होता है हमारे पास स्पैन टैग। अगर आप लोगों को चीज़ें चाहिए कि पूरा ब्लॉक ना ले वो चीज़, तो अगर आप लोगों को चाहिए कि वो इनलाइन के अंदर ही आ जाए तो आप लोग स्पैन टैग का यूज़ करोगे। उसके बाद हमारे पास होता है ए टैग। अब ए टैग के अंदर हम लोगों के पास लिंक्स होते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए कि आप उस लिंक पे क्लिक करो और google.com पे चले जाओ तो आप लोग इस वाले
टैग का यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया है, उसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं इमेज टैग के बारे में। अभी इमेज टैग क्या है, नाम से समझ में आ रहा है कि हम लोग इस टैग के थ्रू इमेजेस ऐड करेंगे हमारी वेबसाइट के अंदर। अब आप लोग बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स पे जाते हो, अमेज़ॉन हो गया, यूट्यूब हो गया, वहाँ पे इमेजेस दिखते हैं हम लोगों को, तो वो इमेजेस यहाँ पे इमेज टैग के थ्रू दिख रही होती हैं। तो हम लोगों को अगर एक इमेज टैग डिक्लेयर करना है तो हम लोग यहाँ पे IMG लिखेंगे एंड दिस इज़ लाइक द इमेज टैग। अभी इमेज टैग के अंदर अगर हम लोगों को यहाँ पे अगर सिंपल यहाँ पे इमेज लिख देंगे तो यहाँ पे इमेज तो डिस्प्ले होगी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने उस इमेज का URL इसको प्रोवाइड नहीं किया है। तो उस इमेज का URL हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, तो हम लोग SRC के अंदर प्रोवाइड करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे HREF के अंदर हमारे पास जो भी लिंक था, जो भी हम लोगों को जिस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करना था, तो हम लोगों ने वहाँ पे इस चीज़ का लिंक डाला था। अब यहाँ पे SRC के अंदर हमें उस इमेज का लिंक डालना है जो कि हमें यहाँ पे शो करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक इमेज का लिंक लेके आते हैं। तो इस इमेज का लिंक लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक इमेज रैंडमली सर्च करेंगे, शिनचैन की एक इमेज सर्च कर लेते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे मैं कोई भी एक शिनचैन की इमेज को रैंडमली पिक करूँगा, जैसे कि ये इमेज है हमारे पास। इसको हम क्या करेंगे, इस इमेज का एक लिंक को कॉपी कर लेंगे। अब इस लिंक को कॉपी करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे एंड SRC के अंदर इस वाले लिंक को हम पेस्ट कर देंगे। अब ये लिंक जो है यहाँ पे JPG हो, JFIF हो या फिर PNG लिंक हो, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी हम लोग इसको सेव करके देखते हैं कि हमारी वेबसाइट पे ये वाली इमेज डिस्प्ले हो रही है कि नहीं। यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे यस, हमारे पास ये इमेज डायरेक्टली वहाँ से उठ के आ गई है। तो अगर आप लोगों को इमेजेस यूज़ करनी है, तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कोई भी एक रैंडम इमेज सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे से सिलेक्ट करके उसके बाद कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करना है। जो भी हमारे पास इमेज का एड्रेस मिलेगा, आप लोगों को इमेज के SRC टैग के अंदर, इमेज के SRC एट्रीब्यूट के अंदर आप लोगों को उस वाले के अंदर उसको पेस्ट कर देना है। एंड जो भी आपकी इमेज का लिंक रहेगा, जो भी आप लोगों ने इमेज चूज़ की है, वो आपकी जो भी इमेज वो यहाँ पे शो हो जाएगी। सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग फॉर इमेज टैग। अगर आप लोगों को रैंडमली कोई लिंक उठा के इमेज वहाँ पे यूज़ करनी है तो आप लोग ये चीज़ यूज़ करोगे। लेकिन अगर आप लोगों को कोई डाउनलोडेड इमेज यहाँ पे शो करनी है तो उसके लिए आप लोगों को पहले इस वाली इमेज को, जैसे अभी हम लोग इस वाली इमेज को यूज़ करेंगे, बहुत ही क्यूट इमेज है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाली इमेज को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे सेव इमेज एज पे क्लिक करेंगे। सेव इमेज एज से करने के लिए मैं इसको डाउनलोड वाले फोल्डर में रख दूंगा एंड इस इमेज का नाम मैं रख दूंगा शिनचैन। ठीक है, मैंने shinchan.jpeg के नाम से इसको सेव कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो हमने इमेज यहाँ पे वो कर रही है उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। जो भी हमने इमेज को डाउनलोड किया उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। तो डाउनलोड करी हुई इमेज को मेरे को यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको इमेज को ला दिया यहाँ पे एंड ये वाली जो इमेज है वो यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद अगर मुझे इस इमेज को यहाँ पे यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, पहले तो इसको कॉपी कर लेता है, क्योंकि मैं कोई भी कोड को यहाँ पे डिलीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे गिटहब का लिंक मिलेगा नीचे, आप लोग वहाँ पे से जाके इस पूरे कोड को देख सकते हो। उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी जो इमेज को मैंने यहाँ पे नाम डाला था shinchan.jpeg, मैं यहाँ पे इस पूरी इमेज के नाम को यहाँ पे यूँ का यूँ कॉपी कर दूँगा। तो अगर मेरे को यहाँ पे चाहिए भी ना तो मैं इस पूरे रीनेम पे जाके उस पूरे नाम को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस चीज़ को पूरा डाल दिया है। उसके बाद मैं इसको सेव करूँगा। अभी क्या होगा कि यहाँ पे जो भी हमारे पास इमेज थी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ पे दो इमेजेस क्यों शो हो रही है, एक तो हमारे पास लोकल रेपोजिटरी से आ रही है और एक जो हमारे पास लिंक से आ रही है। तो यहाँ पे दोनों जो भी वेज है हमारे पास इमेजेस को यूज़ करने के, वो आपको दोनों समझ में आ गए हैं। तो हम लोगों ने दोनों वे सीख लिए हैं कि हम लोगों को इमेजेस को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहला वे तो हमारे पास जो भी हमारे पास लिंक है इमेज का, कॉपी इमेज एड्रेस करके हम लोग उस वाले लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और जो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास वो है कि यहाँ पे हम लोगों को पहले इमेज को इंपोर्ट करना है और जो भी इमेज का नाम है वो यहाँ पे हम डाल देंगे, तो कि जो भी हमारी इमेज है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो अभी हम लोगों ने इमेजेस के बारे में भी सीख लिया, हम लोगों ने स्पैन टैग्स जैसी चीज़ों के बारे में सीख लिया। लेकिन अभी हम लोगों ने जो टेक्स्ट डाले थे यहाँ पे, अभी हमको उनकी थोड़ी सी स्टाइलिंग के बारे में सीखना पड़ेगा कि अगर हमें उनको थोड़ा सा बोल्ड करना है, हमें उनको इटैलिक करना है या फिर अंडरलाइन करना है, तो हम लोग उन चीज़ों को कैसे करेंगे। तो अगर आप लोगों को टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो उसके लिए यूज़ होता है बी टैग। तो बी टैग को यूज़ करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लेते हैं हम लोग एंड इस डुप्लीकेट को मैं यहाँ पे से इसका स्टाइलिंग जो भी है रिमूव कर दूँगा एंड हमें इसको बी टैग के अंदर रैप करना है। तो जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड टेक्स्ट एंड मुझे इस बोल्ड टेक्स्ट को लिटरली इसको बोल्ड करना है। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, इसको बी टैग के अंदर रैप कर दूंगा और जो भी ये वाला जो इसका एंडिंग वाला ब्रैकेट, जो भी इसका एंडिंग टैग है, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, जिसके थ्रू जो ये बोल्ड टेक्स्ट है वो बी टैग के अंदर रैप हो गया और जो भी इसकी स्टाइलिंग है वो बोल्ड की तरीके की हो जाएगी। तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा, यहाँ पे जैसे कि जो भी हमारे पास वो है बोल्ड टेक्स्ट,
तो यहाँ पे ये चीज़ बोल्ड हो गई है। तो अगर मैं इसको इटैलिक करूँगा, अभी सेम चीज़ जो है इटैलिक के लिए भी कमांड रहेगा। जैसे बोल्ड करने पे ये बोल्ड हो गई है, इटैलिक करने पे वो थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो जाएगी। तो अगर आप लोगों को वो चीज़ चाहिए तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा दोबारा इसको हम वो कर लेंगे एंड इसको हम लोग क्या करेंगे, आई टैग में इसको इस्तेमाल करेंगे। तो आई का मतलब होता है इटैलिक टेक्स्ट। तो इटैलिक टेक्स्ट को दिखाने के लिए हम लोग इटैलिक टेक्स्ट नाम का यहाँ पे टेक्स्ट डाल देंगे एंड यहाँ पे जो भी हमारा टेक्स्ट है वो इटैलिक दिखेगा। थोड़ा सा टिल्टर आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर, तो यहाँ पे थोड़ी सी कर्सिवनेस आ जाती है इस चीज़ के अंदर। तो अब अगर आप लोगों को वो चीज़ दिखानी है तो यहाँ पे आप लोगों को आई टैग का यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद अगर आप लोगों को टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, आप लोग, मैं इसको दोबारा कॉपी करूँगा, उसके लिए यूज़ होता है यू टैग। अब यू टैग से आप लोगों की जो भी टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ अंडरलाइंड टेक्स्ट। तो अंडरलाइन टेक्स्ट जो भी हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये जो हमारा टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो गया। तो ये जो 3 मेन टैग्स रहते हैं जो भी हमारे पास स्टाइलिंग के लिए रहते हैं, वो ये 3 टैग्स हैं। अगर आप लोगों को टेक्स्ट की थोड़ी सी बोल्डनेस करनी है या फिर उसको थोड़ा सा इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, तो आप लोगों को ये 3 टेक्स्ट टैग्स के बारे में जानना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास होता है एक सब नाम का टैग। सब और सब नाम के टैग होते हैं। तो सब नाम का टैग क्यों यूज़ होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोगों ने चीज़ें लिखी है उनको एक बार थोड़ा सा कमेंट आउट कर देते हैं। क्योंकि अभी जैसे अभी अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं पूरा वेब पेज, तो पूरा का पूरा वेब पेज भरा पड़ा है। तो उसको थोड़ा सा क्लीन करने के लिए अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इमेजेस को थोड़ा सा कमेंट आउट कर सकते हैं। कमेंट आउट करने के लिए मैं कमांड स्लैश का यूज़ करता हूँ, आप लोग कंट्रोल स्लैश का यूज़ करना, तो आपके केस में भी यहाँ पे कमेंट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे अभी थोड़ा सा वेब पेज थोड़ा सा क्लीन दिख रहा है, तो अभी मैं इसमें थोड़ी सी वो करूँगा कि यहाँ पे अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं सब और सब टैग का। तो सब टैग का यूज़ करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक पैराग्राफ टैग क्रिएट करते हैं। अब पैराग्राफ टैग के अंदर अभी जैसे सब टैग क्या होता है, अभी अगर आप लोगों को चाहिए एक्स स्क्वायर लिखना है या फिर अगर आप लोगों को चाहिए एक्स क्यूब वगैरह ऐसा कुछ लिखना है, तो अब आप लोग यूज़ करोगे सब टैग। अब सब टैग SUP टैग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर मुझे चाहिए कि मेरे को यहाँ पे चाहिए AB स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं पहले AB लिखूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे सब टैग का इस्तेमाल करूँगा। सब टैग के अंदर मैं 2 डालूंगा तो वो जो सब है वो ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कि यहाँ पे AB स्क्वायर प्रिंट होके आ रहा है। तो अगर मुझे इस टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर प्रिंट करना है ताकि अगर मैं स्क्वायर जैसी चीज़ों को डिनोट कर पाऊँ, क्यूब जैसी चीज़ों को डिनोट कर पाऊँ, तो यहाँ पे सब टैग यूज़ होता है। उसके बाद अगर आप लोगों को इन्हीं चीज़ों को नीचे डिनोट करना है, आप लोगों को H2O जैसी चीज़ें दिखानी है या फिर C6H12O6, थोड़ा सा साइंस का स्टूडेंट हो, उसके बाद उसको यूज़ करने के आप लोगों को यूज़ करना पड़ेगा सब टैग। तो सब टैग के लिए अगर आप लोग यूज़ करोगे तो यहाँ पे मैं H डाल देता हूँ और इस सब टैग के एंड में मैं O डाल देता हूँ, ताकि ये वाला जो इफेक्ट है वो 2 के ऊपर ही लगे, उसके बाद ये इफेक्ट ख़त्म हो जाए। तो इसको अगर मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे H2 जो है मुझे देखने को मिल जाएगा, H2O। तो अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें डिनोट करनी है तो आप लोग सब और सब टैग का यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग इन चीज़ों में कंफ्यूज होते हो तो आप लोग इसको लिटरली ऐसे रिमाइंड कर सकते हो कि जो सब टैग है इससे सुपरमैन राइम होता है। तो सुपरमैन क्या करता है, हवा में उड़ता है, तो ये वाला जो टेक्स्ट है वो हवा में उड़ेगा, और जो सब टैग है इसको आप अपोजिट समझ सकते हो सब टैग का। तो ये वाली जो चीज़ है आप लोग ऐसा रिमाइंड कर सकते हो इस चीज़ को। तो अभी हम लोगों ने बात कर लिया सारे टेक्स्ट रिलेटेड टैग्स, जो भी हमारे पास इमेज रिलेटेड टैग्स होते हैं, जो भी हमारे पास स्टाइलिंग टैग्स होते हैं, वो सारे टैग्स के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अभी हमारा जो टाइम है वो रहेगा फॉर्म टैग्स के लिए। तो फॉर्म टैग्स कौन से टैग्स होते हैं, जैसे इनपुट टैग्स होते हैं। अभी हम कई वेबसाइट्स में जाते हैं जहाँ पे जाके हमको साइन अप वगैरह करना पड़ता है, तो उसके लिए हमारे पास इनपुट बॉक्सेस होते हैं, जैसे कि यूज़र नेम टाइप करने के लिए, ईमेल टाइप करने के लिए, या फिर ये सारी चीज़ें टाइप करने के लिए। तो वो चीज़ें कहते हैं, हमको फॉर्म्स कहते हैं। तो अगर आप लोगों को फॉर्म्स क्रिएट करना है अपनी वेबसाइट के अंदर, तो आप लोग इनपुट टैग्स, जो लेबल टैग्स होते हैं, उन सब चीज़ को यूज़ करते हो, उनको हम कोलैबोरेटिवली फॉर्म कहते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक इनपुट टैग क्रिएट करेंगे। तो इनपुट टैग को समझ गए तो आप लोग फॉर्म के जो भी कॉन्सेप्ट है उसको मेनली समझ जाओगे। तो इनपुट टैग को क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इनपुट लिखेंगे, और जो भी इनपुट के अंदर हम लोगों को डिस्प्ले करना है कि एंटर योर यूज़र नेम या फिर ऐसी कुछ चीज़ें, तो हम लोग यहाँ पे एज अ प्लेस होल्डर उसको चीज़ों को डाल देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँ एंटर योर ईमेल, ठीक है, मैं यहाँ पे एंटर योर ईमेल नाम से एक इनपुट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो भी एंटर योर ईमेल है वो सारा उसके अंदर दिखेगा एज अ हिंट कि आप लोगों को यहाँ पे एक ईमेल एंटर करना है। सपोज अभी मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे देखो एंटर योर ईमेल एज अ हिंट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। जैसे कि अगर आप लोग कई वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे डिस्प्ले होता है कि एंटर योर यूज़र नेम या फिर ईमेल, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे एज अ प्लेस होल्डर हम लोगों को वो सब चीज़ें यहाँ पे प्लेस होल्डर में डिफाइन करनी पड़ती है। तो वो सब चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो दैट इज़ रियली नाइस। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी चीज़ें एंटर कर सकते हैं, या फिर अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे इसका
इसका स्टाइलिंग वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें हम लोग CSS के पार्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को ये HTML का ये वाला पार्ट समझ में आ गया, सो दिस इज़ रियली नाइस, क्योंकि ये HTML का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो आप लोग इस वाले टॉपिक को थोड़ा स्लोली देखना, क्योंकि इस वाले टॉपिक के अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन आ सकती है आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोगों ने इनपुट टैग के बारे में बात की। अब ये इनपुट टैग के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। हम लोग इसको नेम प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके जो हम लोग आगे जाके यूज़ करेंगे। अगर हम लोग CSS वगैरह जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज़ करेंगे तब आप लोगों को इसका मेन जो भी मोटिव है वो पता चलेगा। लेकिन हम लोग इसको नाम दे सकते हैं। अभी जैसे हम लोग इसको ईमेल नाम दे सकते हैं, जिसके थ्रू आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। अभी हम इसको ID भी दे सकते हैं, जिसके थ्रू भी आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो सब आप लोगों को एक वीडियो में तो समझ में आएंगे नहीं। तो हम लोग इसमें जो भी मेन एट्रीब्यूट्स रहेंगे हमारे पास, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं इसको यहाँ पे टाइप डालूँ यहाँ पे, तो ये टाइप क्या डिफाइन करेगा कि हम लोग जो इनपुट ले रहे हैं उसका टाइप क्या है। अभी हम लोग यहाँ पे एक ईमेल ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे टाइप लिखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक ईमेल डाल दूँ तो यहाँ पे ईमेल के टाइप से एक इनपुट क्रिएट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सेव करूँ तो क्या हो रहेगा कि फ़र्क कुछ नहीं रहेगा उसके अंदर, बट वो एक ईमेल के लिए असाइन हो जाएगा। वो जो हमारे पास इनपुट बॉक्स रहेगा वो ईमेल के लिए टाइप के लिए असाइन हो जाएगा। तो अगर हम लोग आगे जाके CSS जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग ये टाइप क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी हमारे वेबसाइट का जो भी हमारे पास tanishgarg@gmail.com डाल दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास जीमेल जो भी अगर हमारा सेटिस्फाई रहेगा तभी वो हमें आगे बढ़ने देगा। जब हम वो सारी चीज़ें कंडीशंस लगाएंगे तब आप लोगों को पता चलेगा इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये तो था हमारे पास इनपुट टैग। अब इनपुट टैग के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। अब जैसे कि अभी यहाँ पे एक पासवर्ड टाइप होता है, तो अगर आप लोगों को टाइप की महत्वता समझ नहीं है तो आप लोग यहाँ पे पासवर्ड को समझो। एंटर योर पासवर्ड यहाँ पे हम डाल देंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग उसको सेव करेंगे उसके बाद यहाँ पे एंटर योर पासवर्ड आ रहा है, लेकिन अभी अगर मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर करूँगा तो यहाँ पे वो पासवर्ड की फॉर्म में, जैसे हमें अलग अलग वेबसाइट्स पे दिखता है तो यहाँ पे ऐसे पासवर्ड की फॉर्म में दिखेगा। यहाँ पे हम लोगों को वो डायरेक्टली शो नहीं होगा, वो एज अ पासवर्ड की फॉर्म में यहाँ पे दिखेगा। तो अगर आप लोगों को चाहिए कि अगर आप लोगों को शो नहीं करना है यहाँ पे एज अ यूज़र को पासवर्ड एंटर करने के लिए एक इनपुट बॉक्स क्रिएट करना है, तो आप लोग यहाँ पे टाइप = पासवर्ड डाल दोगे। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी अगर आप लोगों को एक फॉर्म क्रिएट करना है। उसके बाद आप लोग बहुत सारे टाइप के इनपुट बॉक्स खुद भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के जो भी हमारे पास इनपुट बॉक्स के ऑप्शंस रहते हैं, यहाँ पे आप लोगों को कंट्रोल स्पेस दबाना है एंड यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को डेट के लिए ऑप्शन दिख जाएगा, चेक बॉक्स के लिए ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे रेडियोज़ के लिए ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिख जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चेक बॉक्स के बारे में। अब चेक बॉक्स सबसे पहले इसको तो हम पासवर्ड ही कर देते हैं। हम लोग चेक बॉक्स के लिए नया एक इनपुट बॉक्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग चेक बॉक्स डाल देंगे, एंटर यहाँ पे कर देंगे हम मेल। तो अगर आप लोगों को जेंडर सिलेक्शन के लिए कुछ भी बनाना है तो आप लोग यहाँ पे मेल कर दोगे एंड यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये सब चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को चेक बॉक्स दिख जाएगा। अभी मेल ये चीज़ जो है आप लोगों को यहाँ पे डिफाइन नहीं करोगे ये वाली चीज़, क्योंकि इस वाले चीज़ के अंदर आप लोगों को प्लेस होल्डर डिफाइन नहीं करना होता है। इस वाली चीज़ के अंदर आप लोगों की ये वाली चीज़ जो है बाहर डिफाइन करनी होती है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे बाहर डिफाइन करूँगा तो आप लोगों को तब यहाँ पे मेल दिख जाएगा कि अगर आप लोगों को मेल सेलेक्ट करना है तो आप लोग यहाँ पे मेल सेलेक्ट करोगे। अगर आप लोगों को कुछ भी अगर आप लोगों को जैसे वो नीचे लिखा आता है ना, आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड पॉलिसी, तो आप लोगों को यहाँ पे एक चेक बॉक्स क्रिएट करना रहता है वहाँ पे। तो उस चीज़ के लिए आप लोग इस चेक बॉक्स का यूज़ करोगे और ये भी एक इनपुट का टाइप ही है। उसके बाद जो हमारे पास रहता है वो होता है एक रेडियो बटन। तो रेडियो बटन को यूज़ करने के लिए भी हम लोग एक वो बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फीमेल के थ्रू करके बना लेते हैं एंड इसको हम लोग रेडियो करके जो भी हमारे पास टाइप है वो दे देंगे। उसके थ्रू क्या होगा कि अभी जैसे अगर आप लोगों को चॉइस प्रोवाइड करनी है, मैंने यहाँ पे मेल डाला है, ये चीज़ गलत है, मैं यहाँ पे इसको अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस डाल देता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशंस, जिसके थ्रू जो भी अगर आप लोगों को एग्री करवाना है तो आप लोग वहाँ पे चेक बॉक्स डालोगे। लेकिन अगर आप लोगों को मेल और फीमेल जैसी चॉइसेस देनी है तो आप लोग यहाँ पे रेडियो बटन का मोस्टली यूज़ करते हो। तो यहाँ पे अगर मैं इसको मेल एंड फीमेल कर दूँ तो आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को दो चॉइसेस दिखेंगी कि आप लोगों को मेल सेलेक्ट कर सकते हो या फिर मेल या फीमेल। तो यहाँ पे अभी तो दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग हायर प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पे हम लोग कंडीशंस डिफाइन करते हैं कि अगर हम लोग मेल पे सिलेक्ट करेंगे तो फीमेल अनचेक हो जाएगा और फीमेल पे सिलेक्ट करेंगे तो मेल अनचेक हो जाएगा। तो दिस इज़ लाइक द कंसेप्ट फॉर रेडियो बटन्स। उसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स आते हैं इस चीज़ के अंदर। अब इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स हैं। इस वाले वीडियो के अंदर हम सारे टाइप्स नहीं कवर अप करेंगे, लेकिन जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स रहेंगे आप लोगों के लिए वो आप लोगों को यहाँ पे इसमें बता दिए जाएंगे। अभी जैसे आप लोगों को यहाँ पे डेट के लिए भी आप लोग बना सकते हो। तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो आप लोगों को दिखेगा कि यहाँ पे एक डेट के लिए वो आ गया एक इनपुट टाइप। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं डेट एंटर कर सकता हूँ। यहाँ पे 07/07/2006
तो यहाँ पे अगर मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे मेरी जो भी बर्थ डेट वगैरह अगर आप लोगों को डलवानी है तो आप लोग यहाँ पे डेट इनपुट टाइप का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा आप लोगों के पास होते हैं, अगर मैं इसको फीमेल को तो रिमूव ही कर देते हैं ना भाई, यहाँ पे डेट डाल देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे और भी टाइप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास आते हैं चेक बॉक्स आता है, कलर आता है, एंड बहुत सारे हैं। फाइल आप लोगों के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे चूज़ फाइल करके हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। एंड उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे जैसे अगर आप लोगों को फाइल चूज़ करवानी होती है यूज़र से, जैसे कि अगर यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेगा तो यूज़र को कोई फाइल सेलेक्ट करनी पड़ेगी अपने डेस्कटॉप पे से। तो हम जैसे कई वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे हम लोग एक पोस्ट क्रिएट करते हैं जैसे फेसबुक जैसी वेबसाइट पे, तो आप लोगों को एक फ़ाइल सेलेक्ट करनी पड़ती है वहाँ पे। तो उस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे फाइल टाइप इनपुट डाल देते हैं, जो भी इनपुट टाइप फाइल डाल देते हैं, तो उसके लिए हम लोग ये चीज़ को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास और भी टाइप्स आ जाते हैं, जैसे कि अभी इसको हम कंट्रोल स्पेस दबाएंगे एंड देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स हमारे पास और भी हैं। यहाँ पे जैसे सर्च टाइप है, सबमिट टाइप है। अब सबमिट टाइप एक इंपॉर्टेंट टाइप हो सकता है यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं सबमिट डालूंगा तो यहाँ पे एक बटन क्रिएट हो जाएगा सबमिट नाम से। उसके बाद अगर मैं इसको देखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बटन क्रिएट हो गया सबमिट नाम से। तो यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्म को सबमिट करवाना है तो यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट लिख दूंगा, जिसके थ्रू एक सबमिट टाइप का बटन क्रिएट हो जाएगा। तो ये तो था हमारे पास पूरा इनपुट से रिलेटेड चीज़। तो अगर आप लोगों को चाहिए कि इनपुट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में और जानना है तो अभी जो इसके अगला वीडियो है वो CSS के ऊपर रहेगा। उसके बाद हम लोग बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने वाले हैं HTML CSS के बेसिस पे। तब आप लोगों को बेसिक जो भी इसका मकसद है वो सब समझ में आएगा कि हम लोग इनपुट्स का क्यों यूज़ करते हैं, हम लोग क्या इस चीज़ों से बिल्ड कर सकते हैं, हम लोग CSS के थ्रू उसको स्टाइलिंग भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो उन सब चीज़ों के लिए अभी आप लोगों को बने रहना पड़ेगा। उसके बाद होता है हमारे पास एक लेबल टैग। लेबल टैग क्या करता है, जैसे कि अभी मेरे को यहाँ पे एक लेबल देना है। अभी मैं एंटर योर ईमेल के ऊपर भी मेरे को एक चीज़ चाहिए, एंटर योर ईमेल करके, एंड मैं प्लेस होल्डर के अंदर डालना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक यूज़र के लिए एक हिंट मिल जाए कि यहाँ पे abc@gmail.com करके आपको एक ईमेल डालना है, ताकि क्योंकि जिस यूज़र को नहीं पता है कि ईमेल कैसा दिखता है तो वो उस यूज़र को पता चल जाएगा प्लेस होल्डर के थ्रू, एंड जिस यूज़र को और उसके लिए एक टेक्स्ट भी आ जाए उसके ऊपर। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे उसके पास एक लेबल आ गया एंटर योर ईमेल, उसके बाद उसको एक इनपुट बॉक्स दिख रहा है। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ चाहिए तो आप लोग इस वाली चीज़ को यूज़ कर सकते हो। लेबल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि यहाँ पे लेबल के अंदर ना लेबल 4 करके सारी चीज़ों को ना हम डिफाइन कर देते हैं, जिसके थ्रू हम लोग बढ़िया बढ़िया फॉर्म्स को बिल्ड कर सकते हैं। अभी अगर मैं आपको टेम्पलेट्स दिखाने बैठूँ तो बहुत सारी टेम्पलेट्स होती हैं जिसके ऊपर लेबल्स होते हैं, उसके बाद इनपुट बॉक्सेस होते हैं। तो लेबल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद जो है अगर हम चाहें तो इस पूरे फॉर्म को, ये हम लोगों ने फॉर्म बिल्ड किया है, इस पूरे फॉर्म को एक फॉर्म टैग के अंदर इसको रैप कर सकते हैं। अब इस फॉर्म टैग के अंदर रैप करने की भी अलग फ़ायदे हैं जो कि आप लोगों को आगे जाके समझ में आएंगे। तो ये तो था फॉर्म टैग से रिलेटेड पूरा टॉपिक। तो अगर आप लोगों को और भी टैग्स के बारे में जानना है तो वेट करो, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग जब बिल्ड करेंगे तब आप लोगों को मेन महत्वाकांक्षा इन सब चीज़ों की समझ में आएगी। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि इसके ऊपर CSS के ऊपर वीडियोज़, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर वीडियोज़ आने वाली है। तो आप लोग मिस ना करो, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके रख लो। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं टेबल्स के बारे में। अब HTML के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि डेटा को टेबल्स के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे डेटा को, जैसे अगर हम टेबल रोज़ जो भी टेबल डेटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, हम लोग बहुत सारे स्टॉक मार्केट की वेबसाइट्स पे जाते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं कि यार डेटा को जो भी हमारे पास टेबल्स के फॉर्म में जो भी सेग्रीगेट किया गया, तो हम लोगों को अगर वो चीज़ क्रिएट करनी है तो हम लोग टेबल टैग्स का यूज़ करते हैं। तो टेबल टैग को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेबल नाम का एक टैग बना देंगे। तो टेबल टैग हम लोग एक यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब टेबल के अंदर हम सबको पता है कि यहाँ पे टेबल की रोज होती हैं बहुत सारी। तो अगर हम लोगों को रोज को डिफाइन करना है तो टेबल रोज करके एक टैग होता है TR करके। तो टेबल रोज के अंदर हम सब डेटा को डिफाइन करेंगे। उसके बाद अब टेबल हेडिंग, अभी जैसे हम लोग टेबल डेटा और टेबल हेडिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको टेबल हेडिंग यहाँ पे डालूंगा और यहाँ पे मैं जैसे सीरियल नंबर, क्योंकि हम लोग मोस्टली चीज़ें यहाँ पे सीरियल नंबर डालते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक फर्स्ट नेम डाल देते हैं ना, फर्स्ट नेम, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे डाल देंगे लास्ट नेम, ठीक है, जिसके थ्रू आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे अगर हम लोगों को एक टेबल क्रिएट करनी है तो आप लोगों को कैसे करनी है। यहाँ पे अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो आप लोगों को दिखेगा कि यहाँ पे जो भी हमारे पास सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले की फॉर्मेट में आप लोगों को दिख रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास जो भी हेडिंग की फॉर्म में यहाँ पे दिख रही है, ये थोड़ा सा बोल्ड दिख रहा है ना आपको, ये टेबल हेड की वजह से है, TH की वजह से। तो अगर आप लोगों को सिंपल डेटा इसके नीचे डिस्प्ले करना है तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे इसको कॉपी करोगे एंड इसको पेस्ट करोगे नीचे, एंड जो भी इसका डेटा रहेगा इसके बाद, जैसे सीरियल नंबर, मेरे को पहले यूज़र का सीरियल नंबर रहेगा 1, एंड जैसे सीरियल नंबर 1
एंड उसके बाद अगर मैं इसका फर्स्ट नेम देना है मैं तनिष दे दूंगा, एंड उसके बाद जो भी लास्ट नेम रहेगा दैट विल बी गर्ग, एंड देन you will see is that you have the basic table created over here. अभी मैंने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको th टैग के अंदर इसको रैप किया हुआ है, तो मैं इसको क्या करूँगा, टेबल डेटा के अंदर इसको रैप कर दूंगा। अब टेबल डेटा के अंदर हम जो भी डेटा रहेगा, हमारे पास जो भी यूज़र का डेटा रहेगा, तो वो उसको हम td टैग के अंदर रैप करेंगे, जिसके थ्रू जो भी हमारे पास डेटा है वो सारा जो भी अलग सा दिखेगा टेबल हेड से। तो इसको अगर मैं सेव करता हूँ तो आप लोगों को दिखेगा कि ये जो चीज़ है ये बोल्ड नहीं है, जबकि हमारे पास जो भी इसका हेडिंग है वो सब बोल्ड है। तो अगर आप लोगों को ये टेबल क्रिएट करनी है तो ये एक बेसिक टेबल है। इसके बाद अगर आप लोगों को इसके बॉर्डर्स वगैरह प्रोवाइड करने हैं तो वो सब चीज़ें हम लोग CSS के अंदर जानने ही वाले हैं। तो उस चीज़ों के लिए आप लोगों को वेट ऑब्वियसली करना पड़ेगा, एंड उसके ऊपर जो भी प्रोजेक्ट्स बनेंगे उसके लिए भी आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। लेकिन दिस इज़ लाइक द प्रिटी मच ओवरव्यू ऑफ होल HTML। अगर आप लोगों को पूरा HTML के बारे में जानना था तो ये वाली वीडियो के अंदर हम लोगों को पूरा जाननी है इस वाले HTML के पूरे टॉपिक के बारे में। तो अगर आप लोगों के और भी टैग्स है, अगर आप लोगों को दिमाग में आ रहे हैं, बहुत सारे टैग्स होते हैं, प्री टैग होता है। अब प्री टैग दिमाग में आया तो बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर प्री टैग के अंदर मैं यहाँ पे अगर प्री टैग के अंदर क्या होता है बेसिकली, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे पी टैग के अंदर तनिष के बाद स्पेसिस के बाद गर्ग लिखूँ, इतने सारे स्पेसिस मैंने यहाँ पे दिए, लेकिन उसके बाद मैंने गर्ग लिखा। फिर भी यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्रोम पे जाके आप लोगों को दिखाऊं, तनिष मैंने कहाँ पे लिखा था, तनिष और गर्ग, यहाँ पे ये देखो तनिष गर्ग लिखा था ना मैंने, यहाँ पे इतने सारे स्पेसेस दिए फिर भी यहाँ पे 1 स्पेस आया। तो उस चीज़ को रिजोल्व करने के लिए अगर हमें चाहिए कि यार हम लोग बहुत सारे स्पेसेस दे पाएँ, वो सब चीज़ों को डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्री टैग का। अब प्री टैग के अंदर हम जितने भी मर्जी स्पेसेस दे लें, यहाँ पे तनिष के बाद मैं इतने सारे स्पेसेस दे रहा हूँ, एंड उसके बाद मैं गर्ग लिख रहा हूँ, एंड तनिष को तनिष ही कर देते हैं, एंड सेव करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कि तनिष के बाद इतने सारे स्पेसेस एक्चुअल में दिख भी रहे हैं। सो दिस इज़ लाइक द प्री टैग। अगर आप लोगों को कोड वगैरह यहाँ पे अगर कुछ डिस्प्ले करना है तो आप लोग प्री टैग के अंदर इसको डिस्प्ले करते हो। सो दिस इज़ लाइक द होल ओवरव्यू ऑफ होल HTML। अब इसके ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, इसके बाद हम लोग इसको CSS के साथ भी यूज़ करने वाले हैं, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है इस पूरे टॉपिक के ऊपर। तो इस वाली वीडियो को अगर आप लोगों ने एंड तक देखा है तो इस वाली वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले हैं, बहुत सारी वन शॉट वीडियोज़ आने वाली है। तो इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लिया आप लोगों ने, लाइक कर लिया, शेयर भी कर देना अगर आप लोगों को पसंद आई है ये वीडियो। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।